जिन दोस्तों ने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बगल में बने बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक पहुंचें। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके ही अपने YouTube चैनल अजीत बायोलॉजी क्लब में। दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं सभी लोग अच्छे होंगे, हम खुशहाल होंगे। आज हम एक फिर नए टॉपिक के साथ उपस्थित हुए हैं। आज का हमारा टॉपिक है जीवों में लिंग निर्धारण, सेक्स डिटर्मिनेशन इन ऑर्गेनिज्म, यानी जीवों में किस तरीके से लिंग का निर्धारण होता है, उस विषय पर हम लोग डिस्कस करेंगे। तो लिंग निर्धारण पढ़ने से पहले हम लोग ये जानना चाहेंगे कि लिंग निर्धारण क्या कहलाता है। तो जीवों में नर तथा मादा की सुनिश्चितता होना ही लिंग निर्धारण कहलाता है। यानी किसी भी जीवधारी की जन्म लेने वाली संतान मेल और फीमेल होगी, ये किस बात पर निर्भर करता है, आज हम लोग इस पर ही डिस्कस करने वाले हैं। अब लिंग का मतलब होता है जेंडर। सभी लोग जेंडर पढ़े हुए हैं, जैसे कि नर है या मादा है। इस विषय पर जानकारी कैसे होती है, किसी भी जीवधारी की जो संतान होती है, कौन संतान नर होती है और कौन संतान मादा होती है, इस विषय पर हम लोग डिस्कस करेंगे। तो जैसे लिंग धारण की बात करें तो लिंग धारण कई तरीके से होता है। इसकी जो थ्योरी है, इसका जो कॉन्सेप्ट है, कई प्रकार से है, क्योंकि अलग अलग जीवों में लिंग धारण अलग अलग प्रकार से होता है। अब जैसे कि कुछ जीवधारियों में नॉन जेनेटिक से डिटर्मिनेशन पाया जाता है, यानी इन्वायरमेंट के द्वारा क्या होता है, लिंग का निर्धारण होता है। वातावरण में कुछ ऐसी दशाएं होती हैं, वातावरण में टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। यदि टेम्परेचर घटता बढ़ता है तो उसमें क्या होता है, लिंग निर्धारण जो जेंडर पर प्रभाव पड़ता है। अब जैसे मेटाबॉलिक सेक्स डिटर्मिनेशन, कुछ जीवधारियों में मेटाबॉलिक में क्या होता है, जैसे हमारे शरीर में पाचन क्रिया होती हैं, सरल से जटिल और जटिल से सरल अणुओं का निर्माण होता है, वो भी क्या होता है, लिंग निर्धारण में भूमिका निभाता है। हार्मोनल सेक्स डिटर्मिनेशन, कुछ जीवधारियों में क्या होता है, हार्मोन्स के द्वारा लिंग का निर्धारण होता है। जो हार्मोन होता है वो क्या करते हैं, लिंग का निर्धारण करते हैं। यानी हार्मोन की मात्रा कम या ज़्यादा होने पर भी क्या होता है, लिंग का निर्धारण होता है। अब जैसे कि हमारे शरीर में क्या होता है, यदि अगर मनुष्य की बात करें, हार्मोन्स कुछ क्या होते हैं, नर हार्मोन होते हैं, कुछ मादा हार्मोन होते हैं। यदि माँ के अंदर जो भी शिशु क्या है, यदि गर्भाशय में कोई भी शिशु पल रहा है किसी भी जीवधारी में, यदि उसमें क्या होता है, मादा हार्मोनों की मात्रा बढ़ जाती है, तो उसमें मादा जो लैंगिक अंग होते हैं, मादा लक्षणों का विकास हो जाता है। इस तरीके से हार्मोन के द्वारा भी क्या होता है, लिंग का निर्धारण होता है। क्रोमोसोमल सेक्स डिटर्मिनेशन, जिसे हम लोग बोलते हैं गुणसूत्री लिंग धारण, आज हम लोग जो मोस्टली पढ़ने वाले हैं वो क्रोमोसोमल सेक्स डिटर्मिनेशन के बारे में, यानी गुणसूत्री लिंग धारण के बारे में पढ़ने वाले हैं। वैसे प्रायः देखा जाए तो कुछ जीवधारी क्या होते हैं, एक लिंगी भी होते हैं, कुछ प्रायः जीवधारी कैसे होते हैं, द्विलिंगी होते हैं। यदि कोई एक लिंगी प्राणी है तो एक लिंगी प्राणियों में क्या होता है, नर एवं मादा दोनों प्राणी अलग अलग पाए जाते हैं और दोनों में सेक्सुअल डिमॉर्फिज्म पाई जाती है, लैंगिक द्विरूपता। यानी नर की पहचान कुछ ऐसे लैंगिक अंग होते हैं जिनसे मालूम होता है नर है, और मादा की पहचान क्या होता है, कुछ अंगों के द्वारा मादा की भी पहचान की जाती है। लेकिन जो बाइसेक्सुअल प्राणी होते हैं, जो द्विलिंगी प्राणी होते हैं, द्विलिंगी प्राणियों में क्या होता है, एक ही जीवधारी के शरीर में नर और मादा दोनों जननांग पाए जाते हैं, तो वो अपने ही समान संतानों को सेम क्या होते हैं, जन्म देते हैं। क्योंकि दोनों ऑर्गन एक ही जीवधारी में है, तो उसमें जो जीवधारी उत्पन्न होगा उसी के समान होगा, वो भी कैसा होगा, द्विलिंगी होगा। तो मनुष्य में यदि जैसे कि मानव की बात करें तो मानव में जो लिंग धारण होता है या कुछ और भी जीवधारियों में जो लिंग धारण होता है वो गुणसूत्री लिंग धारण पाया जाता है। जैसे कुछ एक लिंगी प्राणियों में क्या होता है, एक लिंगी जंतु में जनन के पश्चात उत्पन्न होने वाली संतान नर तथा मादा होने की प्रक्रिया ही लिंग धारण कहलाती है, सेक्स डिटर्मिनेशन कहते हैं। जो एक लिंगी प्राणी है, मानव कैसा प्राणी है, एक लिंगी प्राणी। आपने जनन के बारे में पढ़ा है, जनन क्या होता है, मुख्य रूप से 3 प्रकार से या 2 प्रकार से मुख्यतः वैसे होता है, एक लैंगिक होता है, एक अलैंगिक होता है। तो मानव में जो जनन होता है वो लैंगिक सेक्सुअल प्रकार का रिप्रोडक्शन पाया जाता है।
मानव में जनन जो प्रकार है वो कैसा है, लैंगिक प्रकार का है। अब लैंगिक प्रकार का जनन तो होता है, लेकिन जो लिंग का निर्धारण है जेंडर का कि कौन संतान नर होगी वो मादा गुणसूत्रों पर निर्भर करता है। तो मानव में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है, 46 होती है। कितनी होती है, 46। तो मानव में हम मुख्य रूप से आज जो पढ़ने वाले हैं मानव में एकलिंगी, क्योंकि मानव कैसा प्राणी एकलिंगी है। एकलिंगी प्राणी मानव में किस प्रकार से क्या होता है, नर और मादा का निर्धारण किया जाता है। तो पहले के समय में अगर प्राचीन काल की बात करें तो प्राचीन काल में जो चंद्रमा की स्थिति थी, गर्भ में चंद्रमा की स्थिति के आधार पर लिंग का निर्धारण माना जाता था। बहुत सारे प्राचीन काल में अंधविश्वास थे। बाद में जब मेंडल के नियमों की पुनः खोज हो गई तो कुछ वैज्ञानिक आए जिनका नाम था मैकलियांग। मैकलांग नाम के वैज्ञानिक ने सन 1902 ईस्वी में लिंग धारण का सूत्रीवाद का प्रतिपादन किया। इनके अनुसार लिंग का निर्धारण गुणसूत्रों पर निर्भर करता है। जब मैकलांग ने मेंडल के नियमों की पुनः खोज के बाद ये सिद्ध कर दिया कि जो किसी भी संतान का यदि मानव में लिंग का निर्धारण होता है वो प्रॉपर किस पर होता है, गुणसूत्रों पर के द्वारा होता है। यानी गुणसूत्रों के ही आधार पर लिंग का निर्धारण होता है। अब मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या बात करें तो मनुष्य में 46 होती है। यदि अन्य जीवधारियों की बात करें तो अन्य जीवधारियों में अलग अलग होती है। जैसे कि यदि हम अन्य जीवधारियों में बात करें, जैसे कि हम लोग कबूतर में गुणसूत्रों की संख्या की बात करें तो उसमें 80 पाई जाती है। तो ऐसे अन्य जीवधारियों में गुणसूत्रों की संख्या अलग अलग होती है। मानव में लेकिन कितनी होती है, 46 होती है। तो मानव में गुणसूत्रों की संख्या 46 है। तो इसी पर क्या होता है, लिंग का निर्धारण गुणसूत्रों पर ही निर्भर करता है। लेकिन मानव में जो गुणसूत्र होते हैं वो मुख्य रूप से 2 भागों में बांटा गया है, क्योंकि मनुष्य में जो गुणसूत्र होते हैं वो द्विगुणित अवस्था में होते हैं। कैसी अवस्था में होते हैं, द्विगुणित अवस्था में। यानी मानव में जो गुणसूत्र होते हैं वे द्विगुणित होते हैं। द्विगुणित अवस्था क्या कहलाती है, यानी 46 गुणसूत्र होते हैं। तो प्रत्येक संतान को जनन के जब मनुष्य में लैंगिक जनन होता है तो 23 गुणसूत्र पिता से और 23 गुणसूत्र क्या होते हैं, माता से प्राप्त होते हैं। तब ये दोनों मिलकर क्या होती है, संख्या 46 हो जाती है। तो ये अवस्था द्विगुणित अवस्था हो जाती है। इसलिए मनुष्य में गुणसूत्रों को 2 भागों में बांटा गया है। एक कायिक गुणसूत्र जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, सोमैटिक क्रोमोसोम या ऑटोसोम। कायिक गुणसूत्र क्या होते हैं, प्रत्येक जीवधारी के गुणसूत्र जोड़े में होते हैं। एक जोड़े के दोनों समान गुणसूत्रों को समजात या दाहिक गुणसूत्र या कायिक गुणसूत्र ही कहते हैं। आपको हमने बताया कि मानव में जो गुणसूत्रों की संख्या है वो है 46। कितनी है, 46। तो ये 46 का मतलब होते हैं 23 जोड़ी होते हैं। कितने होते हैं, 23 जोड़ी। जैसे एक जोड़ा ये हो गया, एक जोड़ा ये हो गया, एक जोड़ा आपका ये हो गया। ऐसे मान लो 1 2 3 ऐसी तरीके से एक ये मान लीजिए 22वां जोड़ा हो गया, ये आपका 23वां जोड़ा हो गया। तो मनुष्य में गुणसूत्र की संख्या जोड़े में पूछी जाए तो 23 जोड़ी होती है। तो जो 1 से लगाकर 22 तक जो गुणसूत्र होते हैं वो कैसे होते हैं, उन्हें हम लोग कायिक गुणसूत्र या सोमैटिक क्रोमोसोम या ऑटोसोम बोलते हैं। ये प्रत्येक जुधारी में गुणसूत्रों की, चाहे वो नर हो या मादा हो, ये गुणसूत्र कैसे होते हैं, समान होते हैं, समजात होते हैं। इसीलिए इनको ऑटोसोम भी बोलते हैं और इन्हें दाही गुणसूत्र कहते हैं। जो 23वीं जोड़ी का गुणसूत्र होता है ये क्या होता है, 23वीं जोड़ी के गुणसूत्र को हम लोग लिंग गुणसूत्र या क्या कहते हैं, सेक्स क्रोमोसोम कहते हैं। जब जोड़े के दोनों गुणसूत्र भिन्न होते हैं तो इन्हें लिंग गुणसूत्र कहते हैं। ये एक लिंगी प्राणियों में क्या होते हैं, लिंग का निर्धारण करते हैं। जैसे मनुष्य की बात करें तो मनुष्य एक लिंगी प्राणी है, नर और मादा दोनों प्राणी अलग अलग पाए जाते हैं। तो यही गुणसूत्र जो सेक्स क्रोमोसोम होता है ये क्या करता है, लिंग का निर्धारण करता है, यानी जेंडर का निर्धारण करता है, कौन संतान नर होगी कौन मादा होगी। देखिए स्त्रियों में क्या होता है, जो 23वीं जोड़ी का गुणसूत्र होता है वो समजात होता है। दोनों गुणसूत्र क्या होते हैं, यक्ष यक्ष ही होते हैं। और पुरुषों में क्या होता है, 23वीं जोड़ी का गुणसूत्र एक यक्ष होता है एक वाई होता है, वो क्या होता है, समजात नहीं होता है, वो समान होते हैं। स्त्री तथा पुरुष दोनों की प्रत्येक कोशिका में कायिक गुणसूत्रों की संख्या समान अर्थात 44 होती है। यानी 22 जोड़ी हमने बताया, 22 जोड़ी समान, तो 22 में हम 2 का गुण, जैसे इसका फार्मूला होता है 2n + 1। तो आपका यहाँ पे क्रोमोसोम 2n, जैसे इसका फार्मूला गुणसूत्रों का होता है 2n + 1, यानी 22 जोड़ी समजात जो संख्या उसकी संख्या n कितनी है, 22 है। तो 22 × 44 हो गया,
एक जोड़ी ये हो गया, तो यक्स वाई मान लो यक्स यक्स आ जाएगा, तो 44 दो कितने हो जाएंगे, 46 हो जाएंगे ना। इसी तरीके से स्त्री तथा पुरुष में दोनों की प्रत्येक कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या समान, यानी 44 22 जोड़ी होती है। 23वीं जोड़ी गुणसूत्र दोनों में कैसा होता है, समान होता है। पुरुष में इसको यक्स वाई से प्रदर्शित करते हैं, स्त्री में से यक्स यक्स से किससे क्या होता है, प्रदर्शित करते हैं। अतः पुरुष की प्रत्येक कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या 44 प्लस यक्स वाई। स्त्री की प्रत्येक कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या क्या होता है, 44 प्लस यक्स यक्स होती है, यानी संख्या 46 होती है गुणसूत्रों की। तो अब किस तरीके से क्या होता है, जिस समय लैंगिक जनन होता है यानी गुणसूत्रों का बंटवारा होता है गैमेटों का, तो मनुष्य में किस तरीके से गैमेटों का बंटवारा होता है, तो हम लोग चलो देखते हैं गैमेट के बंटवारा के बारे में। चलिए देखते हैं किस प्रकार से क्या होता है युग्मकों का गैमेटों का बंटवारा होता है। तो ये आपको मालूम है कि मानव में मनुष्य में लिंग धारण पड़ रहा है, तो मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है, 46 होती है। मनुष्य में जो गुणसूत्र होते हैं कितने होते हैं, 46। यक्स यक्स क्रोमोसोम किस में पाए जाते हैं, फीमेल में, यानी जो मादा होती है उसमें यक्स यक्स क्रोमोसोम होते हैं। इसके लिए हमने सिंबल बना दिया है मादा का। नर का सिंबल ये होता है, सभी को मालूम है। इसमें क्या होते हैं, यक्स वाई क्रोमोसोम पाए जाते हैं। तो किस तरीके से युग्मक का बंटवारा होता है, आपको मालूम ऑटोसोम की संख्या कितनी होगी, 22। 23वीं जोड़ी क्या होता है, सेक्स क्रोमोसोम कहलाता है। मेल में यक्स वाई होता है और फीमेल में यक्स यक्स होता है। तो यहाँ पे क्या होता है, नर और मादा में जनन अंग प्राय अलग अलग होते हैं। जहाँ पे क्या होते हैं युग्मक बनते हैं, जहाँ पे गैमेट बनते हैं। तो जैसे कि अगर फीमेल की बात करें तो इसमें क्या होता है, अंडाशय होता है। अंडाशय में क्या होते हैं, अंडाणुओं का निर्माण। जो गैमेट होता है ओवम, जिसे हम बोलते हैं अंडाणु, जो मादा गैमेट के रूप में या युग्मक के रूप में भूमिका निभाता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, अंडाणु बोलते हैं। और जो नर में जिसे मेल कहते हैं, जिसमें क्या होता है शुक्राणु, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, स्पर्म बोलते हैं। ये वृषण में इसका निर्माण होता है। एक प्रकार से ये नर युग्मक है, यानी मादा युग्मक अंडाणु ओवम हो गया, नर युग्मक शुक्राणु जिसे हम लोग स्पर्म बोलते हैं। तो इनका बंटवारा कैसे होता है, इन जननांगों में स्पर्मेटोजेनेसिस क्रिया होती है, जिसे हम बोलते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस, इनमें क्या होता है, अर्धसूत्री विभाजन होता है। क्या होता है, अर्धसूत्री विभाजन होता है। यानी अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा आपने कक्षा 11 में सेल डिवीजन पढ़ा है, तो सेल डिवीजन में आपने अर्धसूत्री विभाजन पढ़ा हुआ है, जिसे मियोसिस सेल डिवीजन बोलते हैं। तो जो ये नर और मादा जो जनन अंग होते हैं, जहाँ पे क्या होते हैं युग्मकों का निर्माण होता है, तो अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा क्या होता है, इनमें युग्मक बनते हैं। तो अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा अंडाशय में oogenesis क्रिया होती है। ये अर्धसूत्री विभाजन का एक प्रकार का अंडाशय में होने वाली क्रिया oogenesis। अंडाशय में कौन सी क्रिया हुई, oogenesis। oogenesis के द्वारा दो प्रकार के अंडाणु बनते हैं, यानी 22 प्लस यक्स और 22 प्लस यक्स, यानी 23 क्या होते हैं, यक्स होते हैं। 23वीं जोड़ी में भी यक्स होते हैं। लेकिन आपको हमने बताया कि फीमेल में क्या होते हैं, समान प्रकार के ही क्रोमोसोम पाए जाते हैं, यानी यक्स यक्स ही होते हैं। इसके बाद यदि हम पुरुष की बात करें तो इनमें स्पर्मेटोजेनेसिस क्रिया होती है। स्पर्मेटोजेनेसिस स्पर्मेटोजेनेसिस क्रिया के द्वारा दो प्रकार के शुक्राणु बनते हैं, यानी आधे क्या होते हैं, यक्स होते हैं और आधे क्या होते हैं, वाई होते हैं। इसीलिए आप लोग जो स्त्रियां होती हैं, जिसे हम लोग मादा कहते हैं, ये क्या होता है, समयुग्मकी होती है। ये आइसोगैमेट्स होती हैं, क्योंकि इसमें समान प्रकार के ही अंडाणु पाए जाते हैं, यानी दोनों यक्स यक्स ही होते हैं। और जो इसके बाद जो पुरुष होते हैं वो विषमयुग्मकी होते हैं, क्योंकि इसमें क्या होते हैं, एक यक्स होता है एक वाई होता है। दोनों गुणसूत्र कैसे होते हैं, समान नहीं होते, इसलिए इन्हें क्या होते हैं, हेटेरोगैमेट या विषमयुग्मकी कहते हैं। तो किस तरीके से क्या होता है, अब जब युग्मक का तो बंटवारा हो गया, किस प्रकार से कौन संतान नर होगी, कौन संतान क्या होगी, मादा होती है। मान लीजिए मैन है, ये क्या है, ओमेन है। इसमें क्रोमोसोम की संख्या यहाँ पे हमने इसके मैन में एक्स वाई होता है, ओमेन में क्या होता है, एक्स एक्स होता है। अब 22 जोड़ी तो समान होते हैं, सबको मालूम है, सब स्त्री पुरुष में। 23वीं जोड़ी का क्या होता है, समान होता है। तो जैसे कि निषेचन के समय क्या होता है, यदि जिस समय निषेचन होता है, यदि निषेचन के समय पिता से यक्ष आता है और माता से क्या आता है, यक्ष आता है,
तो जन्म लेने वाली संतान यहाँ पे 23वीं जोड़ी क्या होगी, XX होगी, तो ये संतान डॉटर होगी यानी गर्ल। यदि निषेचन के समय फिर क्या होता है, पिता से X आता है और माता से भी क्या आता है, X आता है, दोनों से XX आता है, तो ये जोड़ी 23वीं जोड़ी यहाँ पे क्या होगी, XX होगी, ये भी संतान कैसी होगी, गर्ल होगी। यदि निषेचन के समय पिता से Y आता है और माता से क्या आता है, X आता है, तो 23वीं जोड़ी यहाँ क्या होगी, XY होगी, तो ये संतान क्या होगा, सन होगा यानी पुत्र होगा। ये निषेचन के समय Y फिर यहाँ से क्या होता है, माता से X, पिता से Y आ गया, माता से क्या आ गया, X, तो ये 23वीं जोड़ी XY हो जाएगी, तो यहाँ पे क्या होगा, सन होगा। आप समझ पा रहे हैं कि यदि निषेचन के समय पिता से X आया और माता से क्या आया, X आया, तो यहाँ 23वीं जोड़ी जो जाइगोट बनेगा वो क्या XX हो जाएगा, तो वो संतान X गर्ल हो जाएगी। यदि निषेचन के समय पिता से Y और माता से X आया, तो यहाँ पे जो जाइगोट बनेगा 23वीं जोड़ी में XY हो जाएगा, तो ये पुत्र हो जाएगा। तो इस प्रकार से गैमेट का बंटवारा। भाई ये गैमेट है ना, ये गैमेट हो गए। और गैमेट कहाँ बनते हैं, अंडाशय में ओवम, ये अंडाणु होते हैं। ये शुक्राणु हो गए जो पुरुष में पाए जाते हैं, मादा में क्या होते हैं, अंडाणु होते हैं, जिसे हम लोग गैमेट बोलते हैं। तो शुक्राणु व अंडाणु आपस में मिलकर क्या होते हैं, जाइगोट बनाते हैं। तो यदि 23वीं जोड़ी XY होगी तो पुत्र होगा, या 23वीं जोड़ी XX होगा तो पुत्री होगा। तो लिंग धारण में अगर देखा जाए तो मनुष्य में लिंग धारण मुख्यतः क्या होता है, स्त्री की भूमिका नहीं होती है, इसमें भूमिका किसकी होती है, पुरुष में। लिंग धारण के लिए मुख्यतः पुरुष ही उत्तरदायी होता है, क्योंकि इसमें समान प्रकार के, इसमें क्या होते हैं, XY प्रकार के गुणसूत्र होते हैं। स्त्रियों में क्या होते हैं, XX प्रकार के गुणसूत्र होते हैं। तो XX भाई जब पिता से Y आता है तभी पुत्र होता है, बाकी यदि X आता है तो क्या होता है, गर्ल होती है। तो देखा जाए तो लिंग धारण में मुख्यतः जो भूमिका निभाने वाला होता है पुरुष। तो इस तरीके से हम लोगों ने मनुष्य में लिंग धारण के बारे में पढ़ा। थैंक यू सो मच।